मेरा ख्याल है कि ये हमारा माशाल्लाह काफ़ी लंबा सिलसिला चल रहा है और शायद चलता रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। मुमकिन है कि इसकी अपनी लिमिटेशन है, हमें थोड़ा ख़त्म करना पड़ जाए ये। एक मैं गिला ज़रूर करूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से, जब हमने बात की है फ़लस्तीन वगैरह की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक लिबरल का तबका है, मैं देख रहा हूँ कि इन लिबरल से बड़े हुए इंतहा पसंद कोई और नहीं है। ठीक है? वो हर चीज़ को ब्लेम कर देते हैं मुस्लिम इंतहा पसंदों के ऊपर। आज भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वो लोग हैं जो कहते हैं कि सारी ये बर्बादी के ज़िम्मेदार जो है वो हमास है, इसराइल के एजेंट है, पता नहीं क्या-क्या बल्ला लगी है। मैं कहता हूँ ये देखिए इंसानी मसला है ना, आप छोड़ दें मज़हबी मसला। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इतने बड़े क्योस में हमारा जो लिबरल तबका है, वो इंसानी मसले को लेके नहीं उठ रहा है और वो हमेशा हमारी तवज्जो को हटा रहा है कि तुम फ़लस्तीन का नाम क्यों ले रहे हो? बलूचिस्तान में देखो क्या हो रहा है। तो आप इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि थोड़ी ये सोच बदलने की ज़रूरत है। और इस मौके पर आप तो ख़ैर ठीक है, मैं तो आपको पता है कि जमात इस्लामी का ना मेंबर हूँ, ना कभी जमीयत का मेंबर था। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आप उसे मज़हबी मसला कहें, आप उसे इस्लामी मसला कहें, जिस तरीके से वहाँ से लड़कों को और मेडिकल कॉलेज के लड़के-लड़कियों को लाके यहाँ पे एक दाखिला दिलवाया है, अल-खिदमत फाउंडेशन ने रहने का इंतज़ाम किया है, ये हमारे किसी भी लिबरल तबके ने ये काम नहीं किया, इंसानी मसला समझते हुए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो देखिए, मेरी क्योंकि इस बारे में ना मालूमात नहीं है पूरी। मैं कोई तबसरा ना मुकम्मल मालूमात के बगैर, मेरी आदत ही नहीं कि मैं तबसरा जी। करूँ। तो मुझे ये मालूम नहीं है कि हमारा जो लिबरल तबका है वो अमलन कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा, एक बात। तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मालूमात नहीं है। लेकिन मेरी भी मुझे एक मेरी मेरी भी मालूमात नहीं है कि वो कुछ कर रहा है। असल में देखिए, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, ये लोग तो आई बिलीव कि कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, आवाज़ तो उठा रहे होंगे, वरना वो अपने होने का जवाज़ ही खो बैठेंगे। अगर इतने बड़े इंसानी मसले पर ये इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें आवाज़ भी ना उठाएँ, तो क्या उनके होने का जवाज़ रह जाएगा? बिल्कुल। अब देखिए ना, फैज़ साहब हैं, फ़लस्तीन पे कितनी नज़्में कही हुई हैं, आज कोई फैज़ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट है ना, देखिए, वो तो आज के लेफ्ट दौर पार्टी के में आदमी डॉक्टर थे, साहब बड़ी माज़रत के साथ, लेकिन कोई आदमी ऐसा आज नहीं के है दौर जो में ये जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, ये तो कैरी लोगर बिल वगैरह के बाद से जिनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं वहाँ के इमदाद की है, तो वो कैसे हिम्मत कर सकती हैं मसले उठाने के लिए? अगेन मेरे पास सर कोई वाज़ेह तौर पे सबूत नहीं है ना, तो मैं इसलिए तबसरा नहीं आई करूँगा। रिस्पेक्ट। ठीक है ना? अगर सबूत होगा तो मैं ज़रूर बात करता। देखिए, बात क्या है कि एक शेख ने फरमाया, एक हमारे काबिल एहतराम वो हैं, अल्लाह ताला ने सर जन्नत जाने का एक पोर्टल खोल दिया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बेबसी से उनको मारा जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। इंसानियत जो है ना वो दम तोड़ती नज़र आती है गज़ा में, और पूरा आलम इस्लाम भी और पूरा अक़वाम आलम भी, तमाम लोग वो सब बेहिसी से देख रहे हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे इब्राहिम ने दिखाई कि 2040 की, कि 2040 का सीन है, एक नुमाइश सी लगी हुई है, तस्वीरें हैं गज़ा की, बच्चे मर रहे हैं, ये हैं, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है किसी ने। कोरिया का एक सीन है या किसी और मुल्क का, बच्चे पूछ रहे हैं कि अब्बा जी आप क्या कर रहे थे उस वक़्त? जब ये लोग मर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? ये सवाल तो होगा ये जनाब, सवाल तो होगा ना सर, ये ये सवाल तो सवाल होगा। हम सबसे पूछा जाएगा, और हमारे बच्चे पूछेंगे। चलो मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो तो आज भी चलें साथ ही हैं, लेकिन उनके बच्चे पूछेंगे आज से 20 साल बाद, 40 साल के बाद, कि जब ये हो रहा था अलमिया तो आप क्या कर रहे थे? देखिए, संजीदा बात ये है तस्लीम भाई कि एक बंदा फ़र्ज़ करें मर रहा हो, फ़र्ज़ करें एक कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूँ। एक आदमी को एक गाड़ी मार दे, फ़र्ज़ करें, मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं वहाँ जाऊँ भी, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं उसका इलाज करूँगा ना। मैं उसे कहूँगा नहीं यार, मैं तुम्हें 10 किलो राशन दे सकता हूँ। आप बताएँ, मैं पागल कराऊँगा ना? क्या उसका मसला हल होगा? भई मुझे तो रिससिटेट करना है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, उसको ट्रीट करना है, ब्लीडिंग रोकनी है, ये काम करना है ना। मुझे राशन उसको मेरे राशन की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें आप, बखुदा बताऊँ आपको, मैं इब्राहिम की वाइफ़ है, मेरी बेटी है, डॉक्टर है वो भी। उसने कहा कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें जीने का हक चाहिए। हमें राशन थोड़ी चाहिए, इमदाद थोड़ी चाहिए, भई हम तो अच्छे खासे माली तौर पर खुशहाल लोग थे। ये जो हमें मारा जा रहा है और कोई हमें बचा नहीं रहा है, तो क्या हमारे बच्चों को जीने का हक नहीं है? और बहुत बड़ी दूसरी बात बात है, है। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं सर हमास पर, वो इंतहाई तो मासूम लोग हैं, या इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं, या इंतहाई सफ़ाक लोग हैं। तो देखिए, इसराइल एक नाजायज़ काबिज़ है, नाजायज़ जी। तौर पर उसने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है। तो जब चाहता है मारता है लोगों को।
तो लोग आहिस्ता 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 तंग आ गए थे। वो कहते तंग आमद भजंग आमद। जब बिल्कुल ही उसने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, दीवार से लगा दिया, उनके घरों पे कब्जा कर लिया, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया और आए दिन उन पर अटैक करता था। तो अल्टीमेटली जो हमास है उसने उन पर फिर वापस अटैक किया और दुनिया को बता दिया कि इसराइल या अमेरिका नाकाबिल तस्खीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जनाब सोच अली बदल दी, सोच बदल ने दी। पूरी सोच बदली है और एक छोटे से लोगों ने, थोड़े से लोगों ने ये साबित कर दिया है जो लैंड कि लॉक भाई थे, कोई सपोर्ट जी नहीं थी, बिल्कुल, कुछ नहीं कि था। जी हम जो है ना इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो 1.5 अरब मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? ये तो जो बिल्कुल बात, मुसलमान मुल्कों के वसाइल हैं, ये अगर सवाल तो अगर हमारी नस्लें भी हमसे पीछे पूछेंगे। खड़े हो जाएं, मैं तो कहता हूँ सर सिर्फ मुसलमान ममालिक जो है ना एक जगह खड़े हो जाएं कि भाई हम हमास के साथ हैं और आपको हम जुल्म नहीं करने देंगे। क्या अमेरिका के मजाल है, क्या इंडिया के मजाल है, क्या इसराइल के मजाल है कि वो इतने बावसाइल मुसलमानों से मुकाबला कर सके? कोई 1.5 अरब लोगों को एलिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन हमें उन्होंने सर डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड एंड रूल, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम, और फिर हमें जो है ना बांटा हुआ है मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, मसलकों में, इसमें उसमें। तो नतीजा ये है कि आज हमारे सामने, लेकिन वो जो मिसरा है ना कि सर चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चिराग सबके आज अगर बुझेंगे। ये अरब समझ रहे हैं, सऊदीया या मिडल ईस्ट वाले, कि हम महफूज रहेंगे, आप यकीन करें ग्रेटर इसराइल जो है ना, पहले किताबी बातें थी, अब सबको अपनी आंखों से नजर नजर आ आ रहा रहा है, है, नजर नजर आ आ रहा रहा है। है कि एक के बाद एक वो जाएंगे, सब मरेंगे, फिर हम सब तमाशा देख रहे होंगे। तो हमें एज मुस्लिम समझना है कि हमारी बका उसी वक्त है जब हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी से ऊपर हो जाएं और हम कहें कि भाई एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, और हम सब उस नबी के उम्मती हैं जिसने अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि मेरे बाद तकसीम मत हो जाना, किसी गोरे को काले को फजीलत नहीं है। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं सर और हम घर में सुकून से सो रहे हैं। ये इससे बड़ा डॉक्टर साहब, बड़ा बेपनाह बड़ी दुख होता। आजमाइश क्या हो सके? जिंदा हैं वो लोग जो शहीद हो रहे हैं, और अल्लाह ने फरमाया है कि भाई शहीद हो उसको उसे मुर्दा मत कहो। वो जिंदा हैं, हम मुर्दा हैं सर, जी, हमारे ज़मीर वो मुर्दा जिंदा हो है, चुके हैं, क्या वो बात जिंदा की, हैं सर, वो क्या बात जिंदा है, वो हैं, तो ताबिंदा हैं देखिए मरना और सब नहीं है ना। आखिरत में इंशाअल्लाह अपना अजर पाएंगे। हम मुर्दा हैं, उम्मत मुस्लिमा मुर्दा है। अल्लाह करे कि उस उम्मत मुस्लिमा में वो जो इकबाल ने कहा है ना, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते जाते हैं, हैं कि वो टूटा हुआ सितारा कहीं कहीं मैं गर्दून। कामिल हाँ न बन जाए। जी। तो उम्मत को सर बहाल होने की, तश्कील उम्मत की ज़रूरत है। सबसे बुनियादी काम है कि हम एक उम्मती हो के सोचना शुरू करें। इंशाअल्लाह इसराइल की क्या मजाल है, अमेरिका की क्या मजाल है, मुसलमानों को कोई ना ख़त्म कर सकता है, ना दबा सकता है, ना मार सकता है। लेकिन अगर हम तकसीम होंगे, मुनक़सिम रहेंगे ना हम, और हम जी उनके एजेंडे पे चलेंगे, तो हमारा कोई मुस्तक़बिल ना हाल है ना मुस्तक़बिल है। जी, बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत खुशनसीब है। देखिए मरना तो हर नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के आगे सुरखरू हो गए। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सुपर पावर कोई नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से उन्हें किया बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। और मुझे जो आपकी बात सही है कि आप कहते हैं मैं तबसरा नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ता रहता हूँ यहाँ पे वो तबका भी है जो ये क्रिटिसाइज़ करता है कि फ़लस्तीनी खुद अपनी तबाही के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीनें यहूदियों के हाथ बेची हैं। कोई तारीख को नहीं पढ़ रहा है कि हार्डली 6% ज़मीनें थी पूरे उस तबके की, जो वहाँ से इलाके से छोड़ के जा चुके थे पहले ही। तो एब्सेंटली लैंडलॉर्ड के पे टोटल 6% ज़मीन जो थी जो फ़लस्तीनियों की थी, जो यहूदियों के ऐसी पास है, आई थी। बिल्कुल ऐसी है और सर। बाकी तो गवर्नमेंट ने ज़मीनें एक्वायर करके इसको अपनी बस्तियाँ कायम की हैं। तो कम से कम किसी को अगर आप उसको उसके लिए दुआ नहीं कर सकते, तो उसके ज़ख्मों पे नमक भी ना छिड़कना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। अब आएँ ज़रा पाकिस्तान पे क्या लग रहा है? हर आदमी मायूस है, हर आदमी भाग रहा है, कोई पाकिस्तान में ठहरने को तैयार नहीं है। देखिए सर बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से ना कुछ तो हम खुद यानी मायूसी की बातें करते हैं, जानते बूझते या अनजाने में। और कुछ जो है ना बहरहाल इंटरनेशनल और लोकल कुछ आसपास के लोग भी हैं जो मायूसी को बाकायदा फैलाया जाता है यहाँ पर। और हम उसमें मैं सहूलतकार बन रहे पाकिस्तान हैं। से, देखिए मैं पाकिस्तान से बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वजह रब्बिल क्या है? आलमीन। अच्छा, इसका अमली सबूत क्या है? देखिए मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है ना? हुँ। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो मेरा बड़ा बेटा जो इंजीनियर है, उसने जैसा कि सब लोग हैं उसको भी आगे पढ़ने का शौक था, तो उसने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया था। एक वीज़ा था, जो एनईडी का ग्रेजुएट है वो, उसने सिविल इंजीनियरिंग की। उसने कोरोना के ज़माने में अप्लाई किया कोई वीज़ा, वो वीज़ा आया, इन द मीन टाइम उसकी हमने शादी कर दी। तो उसने मास्टर्स किया एनवायरनमेंट में, वो मुझे देख के थोड़ा शौक उसको हुआ, तो उसने एनवायरनमेंट मास्टर्स कर लिया। उसका वीज़ा सर आया जब उसकी शादी को 6 महीने हो गए थे, वीज़ा आ गया।
तो उसने कहा कि पापा मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुमने अप्लाई किया था, तुम हो के आ जाओ, देख के आ जाओ यार, जाओ चले जाओ, ठीक है, देखो क्या कर सकते हो। तो वो वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ तो जी नेशनैलिटी मिलने का या परमानेंट रेजिडेंस मिलने का भी चक्कर होता है। कोई इंजीनियर्स को वो ऑफर करते हैं, अगर आप कुछ दिन रह लें, जी, जी, जॉब जी। मिल जाए। तो उसको जॉब भी मिल गई, उसको एक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब मिल गई, बहुत अच्छी जॉब, जिसका वो पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकता था अभी, कि भाई इस मास्टर्स की क्वालिफिकेशन पे। इतनी अच्छी इस वक्त जॉब। वो उस वक्त काम कर रहा था सर K4 प्रोजेक्ट पे, जो कंसल्टेंट हैं डॉक्टर बशीर लाखानी साहब, उनके साथ उनकी टीम में था वो चला गया, वहाँ रहा, बड़े तरीके से रहा माशाल्लाह जो है ना। तो मेरा छोटा बेटा तुर्की में था उस वक्त, वो तुर्की में BBA कर रहा था। कि हमारा सिर्फ खानदान जो है ना, बड़ा एक मतलब घरेलू किस्म के लोग हैं हम। वैसे तो घूमते रहते हैं बाहर, ठीक है जी, लेकिन हम हैं बड़े घरेलू किस्म के, डोमेस्टिक लोग समझ लें आप। खानदान बड़ा इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जिस मकान में रहते हैं, वो मेरे साले साहब ऊपर रहते हैं, नीचे हम लोग रहते हैं, तो ऊपर नीचे आना जाना अल्हम्दुलिल्लाह एक ही घर है समझ लें, फैमिली भी एक ही है, घर भी एक ही है। फिर मेरे भाई, मेरी बहनें, हम सब लोग बहुत ज़्यादा इंटैक्ट लोग हैं ना। तो खानदान ही है सर सब कुछ, खानदान ही सब कुछ है। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हुआ ये कि मैं शाम को आऊँ वापस ऑफिस से, जब वाइफ गई हुई है नाज़ाबाद, उसकी लेट OPD ख़त्म होती है या केसेस हैं, बेटी है जनाब वो लाइब्रेरी गई हुई है, घर में सन्नाटा। यार ये कैसे काम चलेगा इस तरह ना। तो मैंने फिर अपने बेटे को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या वापस आ सकते हो? तो उसने कहा पापा यहाँ PR ये वो। मैंने कहा नहीं यार, ये पाकिस्तान में हमारी जैसी फैमिलीज कितनी है सर, हुँ, पढ़े लिखे हैं, प्रिविलेज लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माशी मसला है नहीं हमारा। हुँ। अमन ओमान का मसला है कराची में, हर एक के लिए है। तो और हर मैंने जगह सर पे अपने है, और हर बेटे जगह को, पे है। हाँ, हाँ। देखिए मैंने अपने दोनों बेटों को वापस बुला लिया। अच्छा, जी जी। बाहर से आ गए पाकिस्तान वापिस? सब लोगों ने, खुदा की कसम बता रहा हूँ आपको तस्लीम भाई, फेसबुक पे मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा कि यार आप इंतहाई हम तो समझते थे कि आप बड़े समझदार आदमी हैं, आप तो इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हैं। मैं कहा हाँ यार, मैं बेवकूफ़ हूँ इस मामले में, बेवकूफ़ आदमी हूँ मैं। नहीं नहीं, आपने क्यों बुला रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ तो गोली मार देते हैं, यहाँ तो मोबाइल स्नैचिंग में हो जाएगा, खुदा ना खासा ये हो जाएगा। मैंने कहा यार, कोई आदमी जो है ना अपनी उम्र से एक दिन में ज़्यादा नहीं जीता भाई। सही और बात जो है। 3 करोड़ की आबादी है, क्या पूरी आबादी बाहर चली जाएगी? तो मैंने कहा मुझे बुरा लगता है कि जी घर में जो है ना, फिर मैंने देखा कि मेरी वाइफ भी थोड़ा सा परेशान रहने लग गई थी। ज़ाहिर है सर, आपकी औलादें बाहर रह रही हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, ज़िंदगी जो है ना काफ़ी ख़राब हो जाती है, हुँ, बेरंग सी हो हुँ। जाती है। तो मुझे अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूसी होती, तो क्या मैं अपने दोनों जवान बच्चों को आज के दिन में वापस बुलवाता? कौन बुलाता है सर, बताएं मुझे आप। वैसे आप खुशनसीब हैं कि आपके दोनों बेटे सादतमंद थे, वरना आजकल तो ये करते हैं लोग कि खामोशी से बाप को ब्लॉक कर देते हैं। बड़े मियाँ को क्या हो गया बेटे पे? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो अपने, ज़ाहिर है सर, हमारे बच्चों को जो तरबियत मिली है हमारे पूरे ख़ानदान ने की है, हमारे हमने जी, कम की है, हमारे पूरे ख़ानदान ने तरबियत की है बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे हैं और उन्हें जी। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। देखिए मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है, वापस जाना चाहें चले जाएँ। थोड़े से जब वो जाना चाहें, देखें जो पाकिस्तान में रहना चाहे रहे, ना रहना चाहे ना रहे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बड़े कीमती लोग हैं सर। जी, वो बिल्कुल। रेमिटेंस भेजते हैं, देखें ना जी। आपके GDP, आप तो बैंकर हैं, आप ज़्यादा समझते हैं मुझसे। भाई पाकिस्तान की GDP में ये जो रेमिटेंसेस आती हैं उनका कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल है, बिल्कुल तो है। पाकिस्तान से बाहर नहीं, मैं जाके ज़ाती तालीम तौर हासिल करना, नौकरी करना, कारोबार करना कोई गैर शरई काम नहीं है सर। बड़े कीमती लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में बेशुमार पैसे भेजते हैं फलाही इदारों को। लेकिन मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा-सा प्राइवेट सेक्टर से मिलके काम करना पड़ेगा। सोशल सेक्टर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवानों को रहनुमाई की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। एक एक इदारा है हुनर फाउंडेशन, मैं उनसे आजकल अटैच्ड हूँ ऑनररी कैपेसिटी में। अभी औरंगी टाउन में उन्होंने बहुत बड़ा कैंपस बनाया है, गर्ल्स का, बॉयज़ का भी बन रहा है। उनका नारा है सर, मोटो उनका है स्किल्ड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में देखें, यूरोप में बूढ़े ज़्यादा हैं, नौजवान कम हैं। पाकिस्तान में नौजवान ज़्यादा हैं, बूढ़े कम हैं ना, आप नौजवानों की उनको आबादी स्किल कर बहुत दें है। फिर क्या बात है। उनको स्किल्ड कर दें, पाकिस्तान से हाई क्वालिटी जो इदारा भी बने, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग करे, नौजवान ट्रेन हों, बाहर जाएँ, काम करें, पैसे यहाँ भेजें, यहाँ काम करें, अच्छा काम करें। एजुकेशन, ट्रेनिंग, IT और एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल, इन सेक्टर में सर बहुत गुंजाइश है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ठीक तरीके से काम किया गया, राइट डायरेक्शन में काम किया गया, गवर्नमेंट भी अच्छे डायरेक्शन में काम करे, आपस में कोऑर्डिनेशन करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब नहीं है इंशाल्लाह, बहुत रोशन मुस्तकबिल है और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अभी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, शायद आप भी जानते हो उनको, माकूल आदमी हैं, बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते वो। असल में सर वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है उनकी ना। मुझे अच्छी बात ये लगी
कि उनको झलकियाँ लगवाने का शौक नहीं है अखबार के बिल्कुल भी अंदर में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक बिल्कुल भी है? नहीं। वो मेरा ख्याल है कि देखें इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट के वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं जो फाइनेंस जी, मिनिस्टर हैं। ही इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल और अप्रोच अच्छी है। यानी वो ये कहते हैं, मैंने सुना उनको, वो ये कहते हैं भाई एग्रीकल्चर और आईटी ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे आप पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए 2 सेक्टर्स हैं, आईटी एंड एग्रीकल्चर। तो जब वो हबीब बैंक के सीईओ थे तो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत लोन्स अपने अप्रूव किए थे, बड़ी स्कीमें लेकर आए थे। इस वक्त मेरे ख्याल से सारे बैंक्स ही एग्रीकल्चर पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बेहतर कोऑर्डिनेशन की। सरकारी इदारे, प्राइवेट इदारे, सोशल सेक्टर, एक्सपर्ट्स सब मिलके काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो पाकिस्तान आगे जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। मेरा अब ये जो मिनरल्स की जो डेवलपमेंट हुई है, अभी रिसेंट में जो रेकोडेक की और इसकी मिनरल्स के पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं पाकिस्तान में आज तक। पैसों की कमी है सर आपके पास। तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी ठीक तरीके से ना जो कटिंग वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान में। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जेमस्टोन मिनरल, वगैरह जी, से, वो नहीं कर सके ना पाकिस्तान में सर, वो थाईलैंड जाके वो तो होता है वो वैल्यू ऐड प्रोसेस। तो होता नहीं है। वैल्यू एडिशन इज द की टू सक्सेस, जी, वैल्यू एडिशन इन जी। एवरी फील्ड, एवरी हाँ, फील्ड। तो मिनरल्स में अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे, बात ही फूड खत्म, रिचुअल में बात खत्म हो जाएगी सर बात खत्म हो इंशाल्लाह। जाएगी। नई नई फसलों को मुतारिफ कराने की ज़रूरत है और इस पे हम भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और जाहिर है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, टंडोजाम है, ये सब काम कर रहे हैं। मिल के काम करने की ज़रूरत है सर, आइसोलेशन में अलग अलग काम नहीं। अब दौर ख़त्म हो गया अलग अलग काम करने का, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा, मेरा भी कुछ इसी किस्म का ख्याल है जो मैं समझता हूँ, आपसे पहले ही बात हुई थी कि बैसियत मुसलमान मेरा अकीदा ये है कि हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त, ज़रूर जाना चाहिए बाहर, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। लेकिन जो मैं सिर्फ चाहता हूँ इतना कि अच्छे टैलेंटेड लोग जाएँ जो वहाँ जाके एक अच्छे पैसे भी कमाएँ और एक अच्छी शोहरत भी कमाएँ। जो मेरा जो मसला है, अना मिस्कीन पाकिस्तानी जो आपको हर जगह मिलता है ना, ये बस वो मार देता है कि जो ये तासुर हो जाए ना कि भाई पाकिस्तानी जैसे टैक्सी ड्राइवर ही होगा, ये बड़ी ज़्यादती है। तो बाकी ये है कि लोगों को जाना चाहिए, लोगों को आना चाहिए और लोग आते भी हैं वापस। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बाहर जाने से अपने मुल्क की जो है ना कद्र-ओ-कीमत बड़ी बढ़ जाती है। और ऐसे ही ऐसे ही मैं भी आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की असल में जो मेरे दिल में जो मोहब्बत आई है फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, जब मैंने इंडिया को देखा और जब मैंने यूरोप को, बर्तानिया को और फ्रांस वगैरह को देखा, तो मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे कितने अच्छे मुल्क में रखा हुआ है, ठीक है? अपनी-अपनी चीज़ें हैं सारी, तो बाकी अल्लाह में तो हर जगह एक ही है और यकीनन जाए, एजेंडे के साथ जाए कि मुल्क में ज़र-मुबादला भी भेजना है। देखिए तस्लीम भाई, बात क्या है कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं है। रियासत है, ठीक है ना, लोग ये हैं। रियासत है, लोग है, 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। तो ये आप पाकिस्तान को बुरा भला कैसे कह सकते हैं सर? यहाँ की हुकूमत को कहिए, आपको हक है। लेकिन अपने मुल्क को, जिस मुल्क के आप बाशिंदे हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, भाई आपकी शनाख्त है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो क्या है आप बताइए, कहाँ रहेंगे आप? कुछ भी नहीं है। चंद फीसद लोग, फीसद भी नहीं, चंद लाख लोग अमेरिका रह चले गए होंगे, चंद लाख लोग इंग्लैंड में चले जाएंगे। तो क्या 25 करोड़ लोगों को कोई दूसरा मुल्क एब्जॉर्ब कर लेगा? भाई आपका घर है पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका घर है। घर अगर खराब है, फर्श का रंग उखड़ा हुआ है, बिजली का सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप ठीक करते हैं ना। ये तो नहीं होता है कि बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, रियासत का मतलब फौज नहीं है। ये भी एक अजीब व गरीब कल्चर और कॉन्सेप्ट आ गया है सर, जो इंतहाई नॉनसेंस है। तो देखें, फौज पाकिस्तान का एक रियासती इदारा है, अदालत पाकिस्तान का एक रियासती इदारा है। पाकिस्तान की रियासत जो है वो फौज नहीं है भाई। नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट रियासत नहीं है, रियासत तो पाकिस्तान है, रियासत मैं हूँ, रियासत आप हैं, रियासत 25 करोड़ लोग हैं। तो आप रियासत पाकिस्तान को और मुल्क पाकिस्तान को कैसे बुरा भला कह सकते हैं? क्या मैं अपने घर को, अपने आप को बुरा भला कहूँगा? ये सोशल तो मीडिया पे लोग कह नॉनसेंस है रहे सर। हैं। सोशल मीडिया गलत है, नादानी है, नादानी है सर ये। इसको मैं दुआ कर सकता हूँ उन लोगों के लिए, उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको फ़हम दे कि यार किसको गाली बक रहे हो भाई? क्यों बक रहे हो अच्छा, खामख़ा इसका में? एक दूसरा रुख एक और भी है जो लोग समझते नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें नहीं है। इसकी फ्लिप साइड ये है कि पाकिस्तान में जितने करने के मौके हैं, वो आपको कहीं दुनिया में और भी कहीं नहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है है। ना? ऐसे ही है सर। आप मतलब कि आप एडी फाउंडेशन को देख लीजिए, आप पीओपी को देख लें, दुआ फाउंडेशन को देख लें। चूँकि यहाँ पे एक वैक्यूम है, लिहाज़ा काम करने का मौका देखिए, मिल गया। एक बहरहाल एक मेरी छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है ना, जो रियासती इदारा है फ़ौज, कराची के हवाले से जो है ना उनकी पॉलिसीज़ मैं नहीं समझ पा रहा आजकल।
जी, कि वही कराची में देखें 2 अफ़राद थे, नईमुर्रहमान, मुर्तज़ा वहाब। ये कैसे उन्होंने कर लिया कि आपने एक गलत तरीके से लाके मुर्तज़ा वहाब साहब को लाके बना दिया मेयर। तो नईमुर्रहमान अगर मेयर होते, तो मुझे यकीन है कि उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर होती सर, बहुत बेहतर। इसलिए कि वो ना एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर हैं, डेडिकेटेड। उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि लोगों के लिए काम किया जाए। ओहदे पे हो ना हो, उनका मकसद यही है ना। यार मुझे नहीं समझ में आता सर, वो जो अहलियाने फैसले हैं, क्या वो नहीं जानते कि नईमुर रहमान कौन है और मुर्तज़ा वहाब कौन है? जी, मेरे से बड़ा फ़ौज का एडवोकेट कोई नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ जो रियासत पाकिस्तान जो सर्वाइव कर रही है, गलत या सही, अगर इतनी मजबूत फ़ौज ना होती तो शायद लीबिया और इराक के तरीके से हमारा रिश्ता हम तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और कराची के हवाले से जो मुझे गिला है कि 30 साल पहले ओह, ऐलान हुआ था कि साहब ये कराची का अमन बहाल हो गया है। आज तक हमारे सारे तालीमी इदारे इनके कब्ज़ों में हैं। ऐसे अनफॉर्चुनेट है, वेरी वेरी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट लोग मतलब कि इस पे इनको समझना चाहिए। आज या कल उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, हम दुआ कर सकते हैं। आज भी कराची को तरक्की के रास्ते पर डालने वाली सिर्फ एक सियासी जमात है, जिसकी साख के बारे में उसका दुश्मन भी गवाही देगा, वो जमात इस्लामी है। तो जमात इस्लामी के सामने सर किसी भी दूसरी पार्टी का, इवन पीटीआई का, इवन कराची के लिए, कराची के बल्दियाती सियासत के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, सिरे से कोई ऑप्शन नहीं है। अफगानी साहब, नेमतुल्ला साहब जैसे लोगों के बाद अगर कोई आज भी ऑप्शन है, अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना है, यहाँ मेरिट का कल्चर आना है, यहाँ अमन आना है, यहाँ पे तरक्की होनी है, तो उसकी 100% जिम्मेदारी और उसकी 100% वो डाल दी जाए। जमात इस्लामी का मेयर हो, आप उसको वसाइल दे दें, चंद सालों में इंशाल्लाह कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल हो जाएगा और कराची तरक्की के रास्ते पर चल जाएगा इंशाल्लाह। अगर नेमतुल्ला साहब को एक टर्म और मिल जाती, बखुदा कराची ऐसा नहीं होता जैसा नज़र आ रहा है। लेकिन बस उस दौरान मुशर्रफ साहब ने गलती की। आज हमारे हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो है और उनकी टीम जो है, वो शायद समझ नहीं पा रही है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की खटाई में पड़ जाएगी, खुदा न खास्ता मसाइल का शिकार हो जाएंगे। और आज जो हो रहा है ये डंपर और ये वो, इन पर तो सर कंट्रोल करना लाजमी है, क्योंकि कराची अब किसी लिसानी फसाद का, कराची अब मुतहम्मिल नहीं हो बदअमनी का सकता है। मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इसमें कोई क्योंकि शक उससे नहीं। पाकिस्तान की बका मशरूत है कराची के साथ। तो ये इनको जो ये करना चाहिए सर, दुआ कीजिए कि इनको ये थोड़ी सी डंपर के एक एक्सीडेंट में जब 9 डंपर जलते हैं तो भी वो टाइम याद आता है, बस वो उसका वाला था बुशरा 86 ज़ैदी का। वाला जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कि आज के दौर में भी मेरा ख्याल से जो भी कराची के हामी लोग हैं, जो कराची से मोहब्बत करते हैं, यहाँ से चित्राल तक, तो कराची तो सर सबके लिए है ना। सबके लिए है। उनको चाहिए कि भाई फौज की आला पेशावर से ज़्यादा क़यादत पठान, लाहौर से ज़्यादा सर पंजाबी, कोटा से कराची ज़्यादा में। बलूची कराची में है। तो देखिए, जो भी लोग हैं जो मैटर करते हैं, जिनकी बात में कोई वजन है, उनको चाहिए कि फौज की आला क़यादत को समझाएं, बात करें, उन तक बात पहुंचाएं, पहुंचाएं बात उन तक कि भाई कराची की तरक्की मशरूत है जमात इस्लामी के साथ। जी। किसी को अच्छी लगती हो ना लगती हो वो अलग बात है। तो मुझे कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती सर, ठीक है ना, लेकिन मैं खाता हूँ भाई इसलिए कि मुझे पता है मेरा इलाज ही वही है। तो जमात इस्लामी के नज़रियात से किसी को इत्तफाक हो या इख्तलाफ, इससे कतई नज़र जमात इस्लामी की साख से उसके दुश्मनों को भी इख्तलाफ नहीं है। तो कराची को अगर तरक्की के रास्ते में डालना है, तो इन बड़ी क़ुव्वतों को, लोगों को शायद बुरा लगे, मैं ओपन बात कर रहा हूँ और सर, एक चीज़ और भी एक है। ही तरीका है कि आप कराची ए का एक चीज़ बल्दिया एक निज़ाम चीज़ हमारे हवाले कर दें, जमात के हवाले कर हाँ, दें। डॉक्टर साहब बड़ा मज़ा आया ये पॉडकास्ट, ये चीज़ें सिलसिला अपने अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इख्तिताम नहीं है इसका, ठीक है? अब मेरा ख़्याल है ज़्यादा मैं आपसे डिमांड लेकर आऊँगा, वो ये कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं, तो अपने वर्कर में, अपनी टीम में मुझे अपना हिस्सा समझें आप सर ये। मेरी आपकी मोहब्बत है, आपकी जी, शफ़क़त है, इंशाअल्लाह मेरी बहुत खुशी होगी। जी, हम जी। सब आपको वेलकम करेंगे। जी, और ये इलाका जो है गडाफ का इलाका, इस बिल्कुल, इलाका बिल्कुल, 100%। एक बंदे की अगर आपने ज़िंदगी बदल दी, तो मेरा ख़्याल है ज़िंदगी का मकसद अचीव हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे जो फैसिलिटी मौजूद हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए इनिशियली किचन गार्डनिंग है, बिल्कुल, बिल्कुल, प्लांटेशन है, बिल्कुल, बिल्कुल तो इंशाअल्लाह। थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दें, कुछ माहिरीन को दे दें, कुछ मैं लोगों को यहाँ पे जी, इकट्ठा करूँ, इंशाअल्लाह, बिल्कुल, ताकि 100%, ये अवेयरनेस क्रिएट किया सके ये। 100% सर, 100%। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आदमी रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ सीखता है, और जब ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं आपसे इतना सीख पाऊँगा, और शायद नहीं, इसकी नहीं, वजह मैं कहाँ सिखाऊँगा सर आपको, नहीं, नहीं, तस्लीम नहीं, भाई। आदमी सीखता है। देखिए अल्लाहू अकबर। आदमी सीखता है इसमें, और यकीनन के एक जो बात है वो वही है जो आपने कही थी कि देने वाला तो ऊपर की ज़ात है, और माँगो उसी से।
मांगो उसी से, और क्रेडिट के चक्कर में कभी ना पड़ो। तो आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसके इखलास को आपके कबूल करे, आपकी नीयत को कबूल करे, और कभी भी दिल में आपके ख्याल ना आए कि साहब मैंने कोई बड़ा काम कर दिया, जो अभी तक आपके दिल में ख्याल नहीं आया। और मैं इसके इख्तिताम पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ बड़ी क्रिटिकल, ये ग़ालिबन 20-22 जो किस्सें हुई हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि बेइंतहा मैंने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर फैज़ साहब से, वो ये कि एक आम आदमी को मालूम हो सके कि एक आम आदमी क्या काम कर सकता है। इनको अपनी शोहरत की किसी किस्म की कोई तमन्ना नहीं है और ना ही कभी चाहते हैं। लेकिन जो मायूसी मुआशरे में फैली हुई है, और जो हम ये समझते हैं कि हर चीज़ रियासत करके देगी, फ़र्द कुछ नहीं करता है, तो आपने अगर ये सारे इंटरव्यू सुन लिए हैं, और अगर नहीं सुने दोबारा सुन लीजिए, आपको एहसास होना चाहिए कि फ़र्द बहुत कुछ कर सकता है, कम से कम कोशिश तो कर ही सकता है। और नतीजा नहीं भी अगर निकलेगा कोई बात नहीं है, 100 में से 10 बातें अगर नाकाम होंगी कोई बात नहीं है, कम से कम नीयत का सवाब तो मिल जाएगा। वो सब शेर है ना, शिकवे ज़ुल्मत इस शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा। बस सर यही है, अपने हिस्से की क्षमा जलाया आदमी। तो ये तो मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है, जो अपने हिस्से की शम्मा जलाने का। तो मेरा ख़्याल है अब पहला मरहला ख़त्म हुआ, अब दूसरे के लिए फिर वक़्फ़ा लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह, बैठेंगे बहुत साथ में। बहुत याद शुक्रिया चाहता हूँ, आपका, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत